दिल सार रो रहा है, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों का जो सपने देखते हैं, उन सपनों के सहारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। भारत के 3 अलग अलग शहरों से आए उन परीक्षार्थियों के साथ उनके माता पिता के सपने थे, घर वालों के सपने थे। उन्हीं सपनों को बटोर कर वो दिल्ली परीक्षार्थी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में सबसे मशहूर राव आईएएस कोचिंग में दाखिला लिया, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा पास करेंगे और समाज देश के लिए अपना फर्ज निभाएंगे। लेकिन जिस सिस्टम को फर्ज निभाना था, उस सरकार को अपने दायित्व निभाने थे, वो बेखबर थी। जिस कोचिंग सेंटर को नियमों का पालन करना था, वो पैसे छापने में लगी थी। इसी बेखबर अंदाज के बीच मौत आई दबे पांव और 3 छात्रों की जिंदगी लील गई। उनके परिवार के सपने चूर चूर हो गए। हजारों छात्रों के दिलों में खौफ भर गया। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया। मालिक का नाम अभिषेक गुप्ता है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन इसमें लाइब्रेरी खोल दी गई थी। फायर एनओसी में साफ लिखा था कि बेसमेंट स्टोर की तरह इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें 100 से 150 की क्षमता वाली लाइब्रेरी खुली थी। हादसे के वक्त 30 से 35 बच्चे इस सेंटर की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। बेसमेंट में तेज रफ्तार के साथ पानी आया और बच्चे निकल ही नहीं पाए। अब सवाल उठता है कि 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के जिन गलियारों में सिस्टम बनाने वाले अधिकारी पैदा लेते हैं, उसी गलियारे में सिस्टम की मौत हो गई है। उसी गलियारे में सरकार की बजबजाती व्यवस्था फिर बेनकाब हो गई। उसी व्यवस्था के खिलाफ ये गुस्सा है, ये नाराजगी है। नाराज छात्र छात्राओं ने करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क जाम कर दिया। सारी बेसमेंट में जितने भी हैं कोचिंग सेंटर उसको बंद करवाया जाए। कर रहे हैं, उसकी भी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं उठाने दी जा रही है। घुसाट के पहले घुसा के मारा जा रहा है। बेसमेंट पे 4 साल से वैसे लाइब्रेरी चल रही थी, कोई नहीं बोलने आया। सबके पास बार बार FIR जा रही है। हाँ सर, ड्रेनेज टूटने से सर लगभग 12 बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें से 3 को इन लोगों ने रिवील किया है। हुआ यूं कि शनिवार की शाम दिल्ली के राजेंद्र नगर की राव आईएएस कोचिंग सेंटर में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे पढ़ रहे थे। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी में अपने सपने को बुन रहे थे, तभी अचानक से भारी बारिश के कारण कोचिंग सेंटर के अंदर पानी भरने लगा। जब तक बच्चे कुछ समझ पाते, वे हादसे का शिकार हो गए और 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हो गई, जिसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को दोषी ठहरा रही है। डिसिल्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया। डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वही जहाँ 10 मशीनें लगनी है 2 मशीनें आ रही हैं। राजेंद्र नगर में जो कल हुआ, ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी, किसने दी थी एनओसी, है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सबके सब इस तंत्र में घुसे हुए हैं। बड़े अरमान के साथ घर वालों ने बच्चों को दिल्ली भेजा था, लेकिन उनके सपने हमेशा के लिए चूर चूर हो गए। सरकारी तंत्र की वजह से तेलंगाना के सिकंदराबाद की तानिया सोनी, यूपी के अंबेडकर नगर के श्रेया यादव और केरल के नेविन डाल्विन की मौत हो गई है। अब कोई जांच की बात कर रहा है तो कोई इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई। Not for the first time this has happened. Before this we saw another aspirant who got electrocuted. Before this we saw 2 kids who got electrocuted. 6 people have lost their lives due to failure of civic agencies in Delhi.
And when you look towards the people who head the civic agency, they start with the blame game. Honorable Member of Parliament, she visits the sites and she starts targeting the MLA and the councillor. She forgets that the LG is from Bharatiya Janata Party. She forgets that the councillor there for the last 10 years was from Bharatiya Janata Party. What have they done? भारत में इस साल 13 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स में बैठे। मेंस और इंटरव्यू आते आते करीब 1000 छात्रों को ही कामयाबी मिल पाती है। दुनिया के सबसे जटिल परीक्षा में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 0.2% छात्र ही सफल हो पाते हैं। इतने जटिल परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों से आखिर किसने खिलवाड़ किया? क्या दिल्ली सरकार की लापरवाही से छात्रों की मौत हुई? क्या स्थानीय आम आदमी पार्टी के विधायक की वजह से छात्रों को जान गंवानी पड़ी? आखिर एमसीडी ने टूटे नाले की सफाई और मरम्मत क्यों नहीं करवाई? क्या एमसीडी की दुर्दशा महज 2-3 बरस में ऐसी हुई? जब एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा था तब क्या हालात थे? कोचिंग सेंटर ने बिना लाइसेंसी बेसमेंट को लाइब्रेरी क्यों बनाया? जितने सवालों की फहरिस्त लंबी है उतनी ही सियासत का सिरा लंबा है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं। और कितनी शर्म की बात है कि अभी तक ना तो दिल्ली सरकार के मंत्री, ना मेयर, ना एमसीडी के कोई बड़े अधिकारी अभी तक उनसे मिलने नहीं आए हैं। मेरी डिमांड है, एफआईआर दर्ज हो गई है मुझे बताया जा रहा है, पर इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज अ मर्डर। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है एक एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देना, उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात, हद है बेशर्मी की कि अभी तक इनसे मिलने कोई नहीं आया। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई है, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर। ये कौन है इसके पीछे, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये कोई पहला मामला नहीं है जब लापरवाही की वजह से छात्रों को जान गंवानी पड़ी। चंद रोज पहले ही दिल्ली के पटेल नगर में बारिश के बाद यूपीएससी छात्र की सड़क पर करंट लगने से मौत हो गई थी। 26 साल का नीलेश राय पीजी में रहता था और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उस समय भी दिल्ली सरकार की तरफ से दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई, यानी सिस्टम के मत्थे सारा ठिकरा फोड़कर सरकार बेखबर हो गई। एक हफ्ता ठीक से बीते भी नहीं कि इतना बड़ा हादसा फिर हो गया। आज भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सभी सिस्टम की आड़ में एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा, जब दिल्ली जैसे जगहों में हजारों की संख्या में छात्र अपने सपनों को पोटली में समेट कर आते हैं और ऐसे सरकार की लापरवाही के शिकार हो जाते हैं। अरविंद ओझा, श्रेया चैटर्जी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। बड़ी खबर भी आ रही है, एफआईआर की कॉपी आज तक के पास है, जिसमें अब जो मालिक है वो स्वीकार कर रहे हैं कि जो बेसमेंट है उसमें पर्याप्त निकासी के प्रबंध नहीं किए गए थे। आज तक के पास एफआईआर की ये कॉपी भी है जिसमें इस बात का जिक्र है। मालिक का कबूलनामा है इसमें, एफआईआर में कोचिंग सेंटर के मालिक का ये कबूलनामा, जिसमें वो ये मान रहे हैं कि कोचिंग बेसमेंट में पानी निकासी की कोई सुविधा ही नहीं है। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और अपडेट के साथ। अरविंद, और किन पॉइंट्स यहाँ एफआईआर में दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो अभिषेक गुप्ता है, जो कोचिंग सेंटर का मालिक, उस समेत 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आज तक के पास एफआईआर की कॉपी है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। और सबसे बड़ा खुलासा तो ये कि अभिषेक गुप्ता ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि जो बेसमेंट था उसमें वाटर ड्रेनेज का कोई भी सिस्टम नहीं था, यानी पानी निकासी का कोई सिस्टम नहीं था। उसके अलावा अवैध तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जबकि वो बेसमेंट स्टोर के लिए इस्तेमाल होना था। तो ये अपने आप में बड़ी लापरवाही है, जानलेवा लापरवाही है कि एक बेसमेंट जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ने जाते हैं, उस बेसमेंट में पानी निकासी की कोई सुविधा ही नहीं थी। तो सीधे सीधे अभिषेक गुप्ता को जिम्मेदार पुलिस ने माना है, उसको गिरफ्तार किया है। उसके अलावा जो कोचिंग कोऑर्डिनेटर है उसको भी गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ जो कोचिंग सेंटर है उसके आसपास जो ड्रेनेज सिस्टम जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सीधे सीधे जानलेवा लापरवाही, भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि 3 जो होनहार छात्र थे उनकी मौत हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे पहले राजेश गुप्ता के साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। राजेश जी, कौन है जिम्मेदार? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से परिवार को बहुत संवेदनाएं पेश करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दुखद है
3 बच्चे जो बहुत होनहार छात्र थे उनके साथ में ऐसा हुआ। सरकार ने, मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को ये आदेश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर फटाफट से एक एफआईआर दर्ज कराई जाए, उसमें ये पता करा जाए कौन कौन दोषी है, उन पर तेजी से कार्रवाई हो। यही मेयर ने करा है। जैसे ये घटना हुई वहां पर मेयर और वहां के जो स्थानीय हमारे विधायक थे वहां पे पहुंचे और रात को 3:30-4 बजे तक वो वहीं पे रहे। ये दुखद बहुत है कि लोग पैसे कमाने के लालच में कभी कभी इतने अंधे हो जाते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि जो कोचिंग सेंटर के मालिक थे, उन्होंने कोचिंग सेंटर ऐसी जगह पे खोला, कोई निकासी का साधन नहीं, और जैसा मैंने सुना है तो जो उसका लेवल था कोचिंग सेंटर का, जहां पानी अंदर जा सकता था, कि थोड़ी भी बरसात में पानी अंदर घुसने वाला था। लेकिन ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेचारे, उनकी मजबूरी है, वहां पे इतनी महंगाई है भारत के अंदर कि उनको कहीं तो पढ़ना है बेचारों को, कुछ सपने देखते हैं, तो वहां पे गए और ऐसा दुखद हुआ। जो भी जिम्मेवार है इसके ऊपर तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। मैं इस पे कोई राजनीतिक बात कहना नहीं चाहता, कौन जिम्मेवार है, इससे पहले क्या हुआ वो छोड़िए। कौन जिम्मेदार है, मेरा ये सवाल था। जी अर्पिता जी बताइए। सरकार आपकी, एमसीडी आपकी, पीडब्ल्यूडी आपकी, जिम्मेदार तो कहा अभी नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस पे अधिकारी जिम्मेवार होते हैं, और अगर जिनके विधायक के दौर पे अगर वो आता है तो विधायक वहां पे खड़े हुए थे, मेयर ने वहां पे एक चिट्ठी लिख दी है, मेयर ने लगातार कहा कि 24 घंटे के ऊपर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो वहां पे थी। दिल्ली की मंत्री हैं जो पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी उनको लिखा है कि बताइए अगर ये नाला साफ नहीं था, अगर ऐसा है कि नहीं था, ये वो नाला था तो तीन जाने चली जाए, दिल्ली पुलिस उसको क्या कर रही थी, 3 जाने चली जाए, तो सबके लिए सवाल है। विधायक वहां पर खड़ा है, इस बात से हमको संतोष कर लें हम लोग, या मेयर आपका वहां पर चिट्ठी लिख दे रहा है, इस बात से संतोष कर लें, या आतिशी कार्रवाई की बात कर रही है, इस बात से संतोष कर लें। 3 जानों के लिए क्या ये 3 चीजें जो आप बता रहे हैं ये इतनी अच्छी हैं कि इनको सुन के हम उन 3 जानों को माफ कर दे? कोई बात नहीं, 3 जान गई है, लेकिन मेयर साहब ने तो चिट्ठी लिखी है भाई। अर्पिता जी देखिए, अभी मैं 2 तारीख को सिद्धिविनायक था मुंबई के अंदर, मैं आज तक पे देख रहा था, पूरा मुंबई डूबा हुआ था, आपने ही दिखाया है ना। आज शहरों के हालात ऐसे बना दिए गए हैं जहां पर अब गुंजाइश ही नहीं बची है। बेसमेंट बन रही है, ऊपर मंजिल बन रही है, इंक्रोचमेंट बन रही है, नाले से नाला साफ करना मुश्किल हो गया है। और अधिकारियों को दिल्ली में यह फायदा भी हो जाता है कि जो दिल्ली के अंदर है कि एलजी साहब क्या कह रहे हैं, दिल्ली सरकार क्या कह रही है। मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन आप भी जानते हैं कि बड़े शहरों के हालात ऐसे बन चुके हैं। ऐसा तो नहीं है वो बेसमेंट आज के आज में बन गई। आप चलिए जिन भी क्षेत्रों में जाओगे दिल्ली के अंदर, इतनी महंगी जमीन है, यहाँ पे लोगों ने ऐसा करा हुआ है, आप जानती हैं, आप भी एक जानी मानी पत्रकार हैं, आप इतनी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, आप चल के देख सकती हैं। और अभी भी वहां पर बनी होंगी, अभी भी बनी होंगी, लेकिन जब वो बन रही होती है, आज तो बनी नहीं वो। मैं बिल्कुल इस बात में नहीं जा रहा कब किसकी सरकार थी, कौन एमसीडी में था, आज नहीं बनी है, वो बहुत पुरानी है। अच्छा। लेकिन मैं राजनीतिकरण में नहीं जाना चाहता, मैं बिल्कुल साफ चाहता हूं, चाहे वो एमसीडी का आदमी है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है, जिसने भी उसमें कोताही बरती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का, उसमें तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। और हम बिल्कुल उसको बचाने नहीं जा रहे, चाहे सरकार किसी की भी है। मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूं। देखो, कोरोना के अंदर बहुत डेथ हुई, आप ये बता सकते हैं एमसीडी लोगों को लाशों को जला दिया गया, लेकिन दिखाया भी नहीं गया। एमसीडी का बजट कितना है और एमसीडी का काम क्या है? के बजट का इतना इशू ही नहीं है। अगर काम क्या है सर, एमसीडी का काम क्या है? आप ये आपने देखिए, आप ये कह रहे राजनीति नहीं करना चाहते, मैं भी इसमें राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन एमसीडी का काम है नालों की सफाई, जो कि नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो रहा था, जिसको आप नहीं अस्वीकार नहीं कर सकते। और आप ये भी नहीं कह सकते कि उनकी सरकार में नाले इतने भर गए थे कि हम अभी तक साफ नहीं कर पाए। पहली चीज सर। दूसरा सवाल मेरा, वहां स्टोर बनाने की परमिशन थी, सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, वहां स्टोर बनाने की परमिशन थी, वहां पर इतने लंबे समय से अगर वहां लाइब्रेरी चल रही है, 100 से 150 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, तो इस पर एमसीडी क्यों नहीं ध्यान दे रहा सर? लाइसेंस कहां से मिलता है और लाइसेंस के लिए पैसे कौन ले लेता है? लेकिन पैसे मिल गए, नजर नहीं रख रहे हैं। तो ये आप तो कह रहे हैं ना, पैसे के बारे में सोचते हैं, तो मैं ये सवाल पूछ रही हूं, पैसे के बारे में कौन सोचता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट ही सोच रहे हैं, सरकार, एमसीडी, पीडब्ल्यू भी सोच रही है पैसे के बारे में सिर्फ? अर्पिता जी, आपने सवाल पूछा, बड़ा वाजिब पूछा, और मुझे लगता है कि दिल्ली में 3 बच्चों की डेथ हुई है, आपको सवाल पूछना चाहिए, और मैं इसमें बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके जवाब देने में। मेरे साथ में जो दोनों बाकी पैनलिस्ट बैठे हैं, दोनों पूर्व विधायक हैं, एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या जिस तरीके से जब ये बिल्डिंग्स बनती हैं, इसमें एक लोकल विधायक उसके अंदर क्या कर सकता है? ये दोनों मेरे भाई विधायक रह चुके हैं, और इसके ऊपर हम यही तो कह रहे हैं कि तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये बनते हैं, जब नाले ए टू बी क्लियर नहीं छोड़ा जाता, लोगों ने रैंप बनाए, लोगों ने बेसमेंट बना ली, क्या उसमें कोई किसी विधायक का या सरकार थोड़ी आके बनवाती है? अधिकारियों को देखना होता है कि वो उसे रोके, लेकिन अगर अधिकारी अगर नहीं रोक रहे हैं, दिल्ली में एक बड़ा नुकसान है इस बात का कि डायरेक्ट किसी को पकड़ा नहीं जाता। इंक्रोचमेंट तेजी से बढ़ रही है, आपके सामने है। ऐसा नहीं है, दिल्ली में आबादी भी बढ़ रही है, लोग बड़े बड़े शहर, दिल्ली, बॉम्बे, जितने भी बड़े शहर हैं, वहां पर ये इश्यूज हैं। कोई टाउन प्लानिंग, चंडीगढ़ को छोड़ के भारत में कहीं टाउन प्लानिंग कोई करने नहीं दे रहा है।
आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन कोई करने नहीं देता है। बताइए कौन करने दे रहा है? कौन साथ देने के लिए राजी है कि किसी का मैं कहूं कि मैं थड़ा तोड़ दूंगा और मुझे इस नाले को साफ करने दीजिए? हरिशंकर जी साथ में बैठे, आरपी सिंह जी साथ बैठे। बताइए, मैं जायज तरीके से, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा। आज आरपी सिंह जी ठीक है, उनका क्षेत्र है, हो सकता है उनको नाराजगी, उनको गुस्सा हो, बिल्कुल होना चाहिए, 3 लोगों की मौत हुई है, हरिशंकर जी को भी होगा। लेकिन एक बार एक दिल में बात, दिल पे हाथ रख के वो बताएं कि एज अ विधायक, ऐसा सरकार, इसमें करना क्या चाहिए? जो दोषी उन पे सजा हो जाएगी, ऐसा आगे सरकार, ऐसा ना हो। आपको ये पता ही नहीं है कि करना क्या चाहिए। ठीक है, दोनों मेरे बड़े भाई हैं। ठीक सर, जरा मैं ऐसा सरकार आपको पता ही नहीं है कि अरे करना भाई, क्या चाहिए, आप समझ गए देखिए, सर। मैं आप आरपी देखिए, सिंह जी से आप जवाब सवाल ले पूछ लेती सकते हूँ। हो। ठीक है, सुनिए, आप ही का सवाल नहीं, पूछिए ऐसा सर, रुक जाइए। आप मेरी बात में जवाब, मुंह में जवाब मत डालिए। मैंने कहा, आपने कहा ना कि सर एज अ सरकार क्या करना चाहिए, यही तो बोल रही हूँ मैं, और यही पूछ भी रही हूँ आरपी सिंह जी, ऐसा सरकार अरे क्या मैंने करना सुझाव चाहिए? मांगा, ये थोड़ी पता नहीं क्या करना चाहिए। देखिए ठीक सवाल है में सर। फर्क है, सवाल समझ में गए। फर्क है। पहले मैंने कहा कि और क्या करना चाहिए, अभी तो ये कह देना कि ठीक मुझे है, पता और ही नहीं क्या करना चाहिए, मतलब ये देखिए उन्होंने कर दिया, लेकिन अभी और क्या करना चाहिए आरपी सिंह जी? हाँ। नाले साफ कराए जाते हैं, उसको अधिकारियों को असेंबली में खड़े होकर छाती, लाइब्रेरी बना दे, ठीक है और बेसमेंट को बिल्कुल लेवल पे ले ले। ठीक है सर, सर जवाब। हाँ आरपी सिंह जी। अर्पिता, इनसे पूछिए, असेंबली में खड़े होकर छाती पीट पीट कर कहते हैं अरविंद केजरीवाल, मैं दिल्ली का मालिक हूं, मैं दिल्ली का मालिक हूं। ऐसे छाती पीट पीट, उनका वो बड़ा फेमस था वो। तो मैं कहा ये मालिक बन बैठे, सेवक नहीं बने। अरे सेवक बन जाते तो ये हालत नहीं होते। मैं राजेश जी से इतना पूछ रहा हूँ, दिल्ली में कितने नाले हैं साहब, जरा बता दीजिए। और मेरे पास तो रिकॉर्ड, मैं तो लास्ट टाइम आपकी डिबेट में आया था, मैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स लेकर आया था कि कितने नालों की डिसल्टिंग हुई है, ये जरा जानकारी दे दें, हम मान लेंगे। मुझे लगता था कि जो इन्होंने जानकारी साक्ष्य की है वो सच है, तो वो तो अन्यथा निकली बात सारी सारी। जिस क्षेत्र की बात है उसी क्षेत्र में जहां विधायक साहब रहते हैं, दुर्गेश पाठक जी, मैं उसका एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ये विधायक साहब का जहां खुद का निवास है, ये वहां का वीडियो है, ये उस स्थान का वीडियो है, ये, और ये कल शाम का वीडियो है। ये नहीं कि कल कोई 2-3 दिन पहले का, ये कल शाम के वीडियो है। अब अगर जहां विधायक खुद रहता है वो अपने इलाके की खुद डिसल्टिंग नहीं करा रहा, तो इसका मतलब डिसल्टिंग हो गई है, खातों में, कागजों में डिसल्टिंग हो चुकी है, परंतु डिसल्टिंग हुई नहीं। वो किसी न किसी की जेब में पैसे चले गए। और ये अगर मैं रेंजर की बात करूं, अभी आप भेज दीजिए अपने किसी कैमरामैन को, जहां आपका कैमरामैन को मैं इसके बाद ले चलूंगा, जरा पूछ लीजिए नारायणा गांव में क्या हाल है, बुद्धनगर में क्या हाल है, पांडनगर में क्या हाल है, 10 ग्राम टोडापुर में क्या हाल है। लोग आपको रो देंगे। लोग कह रहे हैं कि घरों में पानी आ रहा है। मेरे पास वीडियो सभी और हैं जिसमें लोग अपने घरों से बाल्टियां भर भर कर पानी निकाल रहे हैं। और जहां पर ये हुआ है, यहां पर हर साल होता है, हर साल पानी भरता है। आप पिछले साल के रिकॉर्ड चेक करा लीजिए, पिछले साल पानी भरा, उससे पिछले साल के रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, उससे पिछले साल का पानी भरा। मैं डिबेट खत्म होने से पिछले साल की वीडियो दे दूंगा, अभी चलाऊंगा जरूर, जिसमें लोग उस सड़क के ऊपर नाव चला रहे हैं जहां पर भरा हुआ, क्योंकि डिसल्टिंग होती नहीं। वो जो सड़क है उसका कनेक्शन है आगे पूसा रोड के साथ। पूसा रोड में पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, उनके साथ कनेक्ट कर उसकी डिसल्टिंग अगर ठीक होगी होती तो ये दिक्कत नहीं आती। मैं तो राजेश गुप्ता से निवेदन करूंगा, नाले कितने ये गिना दीजिए, फिर मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड सारे अभी पेश कर दूंगा कि आपने कितने नालों की डिसल्टिंग कराई, क्या कराई। एक बात। दूसरी बात, ये कहती है कि नहीं वो बिल्डिंग की गलती है। मैं उस क्षेत्र में रहता हूं जहां ये हुई ये बात। ये बिल्डिंग को अभी 1 साल हुआ पहले तैयार होकर इसके अंदर कब्जा लिया गया, इसमें ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ वहां पर। और भी ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स हैं जो यहाँ पर लगातार लाइन लगाकर इस प्रकार की बिल्डिंग बन रही है। जरा बता दीजिए, पिछले 2 साल से सरकार कॉर्पोरेशन में किसकी है, उसको क्लियरेंस कौन दे रहा है? और अगर क्लियरेंस हो भी गई और उसके बाद उसने गड़बड़ कर ली तो उसकी चिंता करना किसका काम है? ये काम दिल्ली सरकार का या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है कि चिंता करें कि वहां पर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरीज न चले। और मैं आपके माध्यम से आतिशी से और एलजी साहब दोनों से निवेदन कर रहा हूं, कृपा कर आज के आज आदेश करें कि दिल्ली के किसी भी बेसमेंट के अंदर कहीं पर भी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरीज नहीं चलेंगी। ये आदेश करें और सख्ती से उसका पालन करें, और जो बिल्डिंग चलाए उसको सील कर दें और अगले 2 साल तक सील रखें ताकि किसी की आगे हिम्मत ना हो। और अर्पिता, मेरे से चैलेंज ले लेना, मैं आपको आज से 3 महीने बाद फिर आपके डिबेट पे आऊंगा जहां आपके कैमरामैन को ले चल रुकिए, मैं कैमरामैन को ले चलूंगा, वो फिर दिखा दूंगा कि बेसमेंट से फिर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरीज चलनी है। इसमें क्या सारी की सारी मिली वक्त है।
वो जो एक बार कन्विक्शन सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद कौन देखता है, कौन नहीं देखता है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स के अंदर आज बेसमेंट्स के अंदर एक्टिविटीज चलती हैं, वहां पर उनके सेंटर्स हैं जो कि अलाउड नहीं है, कोई चिंता नहीं करता। इस तरह देखिए प्रदर्शन ये हो रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स आपको ऊपर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, डॉक्टर शैली ओबराय के आवास के बाहर ये प्रदर्शन होते हुए। राम किनकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम किनकर, ये प्रदर्शन कहां पर हो रहा है और क्यों? तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जगे हुए हैं। अपने औकात पर देखा कि पुलिस ने उन्हें अब यहाँ पर एक माइनर स्कफल आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। दरअसल जो छात्रों ने इस सोसाइटी के गेट पर जो है कालिख पोतने की कोशिश की, उन्हें वहां से हटाने का काम चल रहा है। अब पुलिस आप देख सकते हैं कि हल्का बल प्रयोग भी करने जा रही है ताकि ये स्टूडेंट्स यहाँ से हट जाएं। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि कोई गेट पर चढ़ रहा है और अपने तरीके से अब पुलिस के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से स्कफल हो रहा है। और साफ तौर पर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, अचानक से कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदा जो है कालिख पोतने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो सोसाइटी का गेट है उस पर बाकायदा कालिख पोत दी गई है। दरअसल वो शैली पोस्टर वहां पे था, वहां उनकी तस्वीर थी और वहां तक की ऊंचाई काफी ज्यादा थी, इसलिए कुछ प्रोटेस्टर्स ऊपर चढ़ते हैं और उन्हें रोकने के लिए दरअसल पुलिस जो है उन नीचे उतारने की कोशिश करती है। तब तक एक जो है पुलिसकर्मी लाठी के प्रयोग से उनको हटाने की कोशिश करता है। अब आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके भीतर इस बात का गुस्सा है कि आखिर पुलिस ने लाठी का प्रयोग कैसे किया। आप देखेंगे कि पुलिसकर्मियों के ठीक ऊपर जो है साफ तौर पर आप देखेंगे कि पुलिस ने लाठी का भी प्रयोग कर लिया है और साफ तौर पर अपने तरीके से पुलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा इनको तितर बितर करने के लिए अपनी तरीके से बल प्रयोग कर रही है। तो साफ तौर पर देखेंगे कि जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से था वो अब यहाँ पर एक तरह से पुलिस ने बाकायदा बल प्रयोग किया है, जिसके जरिए आप देखेंगे कि जो स्थिति है वो यहाँ पर तनावपूर्ण है। जो पदाधिकारी हैं बीवीपी के वो कुछ पुलिसकर्मियों से मिलते, समझाने बुझाने की कोशिश करते कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, बावजूद इसके इस तरह का लाठी क्यों चलाई गई। आप देख सकते हैं कि एक प्रदर्शनकारी को चोटें आई हैं और अमूमन जो उनके दोस्त हैं, साथी हैं, इस बात पर उन्हें बाकायदा जो है मदद कर रहे हैं। आप इनको पानी पिलाइए, पानी पिलाइए, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी है। अब दूसरी तरफ एक रिटेलिएशन आप देखेंगे कि जो एबीवीपी के छात्र हैं उनके बीच में भी है और यही वजह है कि आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के बीच में गुस्सा था, जो बाकायदा प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ आप देखेंगे एक टुकड़ी है जो छात्रों की इस लाठी के प्रयोग के गुस्से से आहत है और वह दोबारा पुलिसकर्मियों को समझाने की कोशिश करती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है। बावजूद इसके रह रहकर जो पुलिस और जो साथ स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में ये नोक झोंक और इनकी जो रस्साकसी है वह रुकती है, उसके बाद फिर से शुरू हो जाती है। और अमूमन आप देखेंगे कि कुछ पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर बाकायदा जो है विरोध स्वरूप रोका भी है ताकि उनके और साथियों को जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं वो लाठी के प्रयोग से कम यहाँ पर उन्हें दोबारा चोट न पहुंचा सकें। और यही वजह है कि आपको दिखाई देगा कि कुछ छात्र जो है एक पुलिसकर्मी जो कि डंडे समेत उसे लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं। तो अमूमन आपने देखेंगे तृप्ता कि जो यहाँ पर स्थिति है वह कम से कम कह सकते हैं कि कंट्रोल से बाहर हो सकती है। अब जाहिर तौर पर पुलिसकर्मियों ने अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचित किया है ताकि यहाँ पर और कर्मी यहाँ पर पहुंचे। एक स्टूडेंट्स आप देखेंगे बाकायदा लाठी के जोर से घायल हुआ है, उसे साथ में ले जाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रदर्शनकारी हैं, इससे पहले कि वो यहाँ से हटते, अब ये प्रदर्शन दोबारा से शुरू हो गया है और यहाँ पर अब वो छात्र बैठ गए हैं क्योंकि अब गुस्सा इस बात को लेकर के कि आखिरकार ये प्रदर्शन जो है, जो अभी लग रहा था कि कालिख पोतने के साथ ही खत्म हो जाएगा, अब वो यहाँ पर बाकायदा दोबारा से शुरू हो गया है। और देखेंगे कि स्थिति है, जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर दोबारा से तैनात है। एसीपी रैंक के कुछ कर्मी हैं, पुलिसकर्मी जो यहाँ पर तैनात हैं और अपने तरीके से समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखेंगे जो स्थिति है वह अब यहाँ पर एक तरह से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, यानी कि जो लाठी मार रहे थे अपने जो है साथी को लाठी खाने की वजह से जो स्थिति है वो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एक बार फिर दोबारा से यह जो है प्रोटेस्ट पर बैठ गए हैं। ओवर टू यू।
तो ये फिलहाल तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरह दिल्ली की मेयर शेरी ओबराय के घर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। वहां उनकी तस्वीर पर कालिक पोती गई और वहां से अब इस जमावड़े को हटाने की कोशिश पुलिस की ओर बैरिकेड भी किए गए हैं। वहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं काफी स्थिति ऐसी है कि बच्चे बेहद गुस्से में 3 छात्रों की मौत हो जाती है और बार बार सवाल कौन जिम्मेदार। लेकिन ये छात्र जो दूर दूर से देश के कोने कोने से दिल्ली यानी देश की राजधानी में पढ़ाई करने आते हैं और आप कितनी अजीब बात है कि देश की राजधानी में पानी में बेसमेंट में पानी भर जाता है 12 फुट, उसमें डूबने से 3 बच्चों की मौत हो जाती है। देश की राजधानी का हाल है और इसीलिए बच्चे ये परेशान हैं, इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार ये भविष्य चमकाने के लिए आए लेकिन यहाँ भविष्य ही अधिकारी खड़े इनके सामने कह रहा हूँ हमारे ऊपर लाठीचार्ज करा है। हमारी सिर्फ ये मांगे जो कल मर गए साहब खुद उस कैडर से आते हैं जहाँ की तैयारी करने लोग आ रहे थे। इनके सामने हमारे ऊपर लाठी चल रही है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है उन कोचिंग माफिया को पकड़ पाए। इनकी किसी की हिम्मत नहीं है। मैं दिल्ली पुलिस को एक चीज कहना चाहूंगी कि मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, लेकिन शेम ऑन दिस एडमिनिस्ट्रेशन कि वो हम पे लाके चला रहे हैं। कल जब मैं यूपीएससी क्लियर करूंगी तो मैं छात्रों पे गोली नहीं उड़ा आतंकवादियों को घर से बाहर निकालूंगी। परंतु जो ये सारे जो आप देख सकते हैं कि जो उग्र वॉइसेस हैं वह स्टूडेंट्स की तरफ से यहाँ पर बाकायदा किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। पहले इस गेट पर ये रस्सी के जरिए बांधा नहीं गया था, अब बाकायदा इसे बांध लिया गया है। और अमूमन जो पुलिसकर्मी आप देखेंगे सब जो है काली खून के यूनिफॉर्म पर जरूर लग गई है। प्रदेश मंत्री एबीवीपी के साफ तौर पर उन्होंने इस पूरे मामले में अपना रोष जताया और ये कहा है कि आरोप लगाया कि पुलिस भी उनसे मिली हुई है, लेकिन साफ तौर पर ये जो प्रदर्शन था वह अपने तरीके से और ज्यादा हिंसक जो हो गया है और यही वजह है कि अब आला अधिकारियों को इस बाबत जो है सूचना दे दी गई है। और अमूमन अब इस पूरे मामले में देखना यह होगा कि आखिर ये प्रदर्शनकारी खासकर एबीवीपी के ये प्रोटेस्टर्स कब तक यहाँ पर बैठे रहते हैं। लेकिन साफ है कि ये सभी अब बिल्कुल मानने के मूड में नहीं है, क्योंकि एबीवीपी के प्रदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि वो अब बाकायदा इसका विरोध स्वरूप में जो स्थिति है यहाँ पर वो लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। तो साफ है कि जो स्थिति है वो अब बिगड़ चुकी है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। अब चर्चा में एक बार फिर से लौटते हैं और यहाँ पर आरपी सिंह जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं और मेहमानों का भी रुख करूंगी। मुझे बस छोटी सी 2 बातें और जोड़नी है। हर जो बेसमेंट है उसके लिए 2 एग्जिट रूट है होने चाहिए। मेरा चैलेंज ले लीजिए, रंजन नगर के अंदर जो भी बेसमेंट है किसी के 2 एग्जिट रूट नहीं है। और मैं अभी डेटा चेक कर रहा था 28 ऐसे बेसमेंट हैं जहां पर लाइब्रेरीज है। उसके अलावा मुझे मेरे फिगर भी है 28 आपने क्या कर दिया? मैं ये पूछ सकती हूँ या नहीं पूछ सकती? वो तो ठीक है, उनकी जिम्मेदारी, उनसे मैं सवाल पूछ रही हूँ। 15 साल से आप भी तो एमसीडी में थे, आपने कितने एग्जिट बनवा दिए बेसमेंट में? बिल्कुल एक मिनट रुकिए। मैं खुद विधायक रहा हूं उसी क्षेत्र से। मेरे चैलेंज के साथ फिर वापस कहता हूं, एक भी बेसमेंट के अंदर कभी किसी को कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी चलाने नहीं दी हमने। एक भी। लगातार आंख रखते थे, चिंता करते थे, पुलिस से कार्रवाई कराते थे, एमसीडी से कार्रवाई कराते थे। ये जो मिली भक्त वाला मामला हो गया है, ये आंखें उधर फिर, और ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं। और मैं अभी फिर अगली जो बात कहने जा रहा हूं, दिल्ली के अंदर जो नाले साफ होने थे, कृपा कर राजेश गुप्ता जी इतना बता दिए कितने नाले हैं दिल्ली के अंदर और कितने नालों की सफाई हुई। मैं तो डेटा लेकर आया हूं आरटीआई का, उसके बाद पूरी पोल खोलूंगा आपकी आज मैं। ठीक है, राजेश जी जवाब देना चाहेंगे और मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। राजेश जी जल्दी से, वो पूछा कितने नालों की सफाई कर दी आपने? हाँ देखिए एक तरफ आरपी सिंह साहब थोड़ी ईमानदारी से बता भी रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि बेसमेंट में दो तरफ से सीढ़ी होनी चाहिए। मैं गारंटी से देता हूं, कहता हूं, जो ये कह रही है कि राजेंद्र नगर में, करोल बाग में, अर्पिता जी में, देखिए राजनीति होती रहेगी, डिबेट्स होती रहेगी। एक बार आके देख लेते हैं कितने में बन गई थी, पहले बनी थी या आज बनी थी। बार बार मैं कह रहा हूं कि लोग लगातार एनक्रोचमेंट कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने इसीलिए दोनों एमएलए से कहा था, एक्स एमएलए से, कि दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए कि कल को फिर कोई हादसा ना हो। तो आप हमारे को और कोई तरीके बताइए। अगला सवाल, आरपी सिंह साहब ने पूछा कितने नाले साफ हुए। सिंह साहब, कल मैं और आप एक डिबेट पे थे, मैंने कल भी दिखाया था, मैं अपने फोन पे आपको अभी डीएम कर देता हूं। आप देखिए डीएसआईडीसी के, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई आपको जियो टैगिंग के साथ में मैं दे रहा हूं। आरटीआई में आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे मैं नहीं जानता, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या मैं आपको दिखा देता हूं, आप मेरे साथ में चल लीजिए। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, इसीलिए मैं कह रही हूं जहां पर ये हादसा, ये घटना हुई है वहां पर सर आप समझ रहे हैं 1 घंटे की बारिश में 12 फुट तक पानी भर जाता है और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने कितना काम किया। अगर काम किया होता तो क्या ये स्थिति होती? आ रही हूं आरपी सिंह जी प्लीज। अर्पिता जी, एक बार अर्पिता जी,
5 सेकंड। मेरा ये कहना है, जितनी मेरी जानकारी है, आरपी सिंह साहब भी ठीक कर सकते हैं, कि वो जब दरवाजा खोला तो पानी एकदम से इतना अंदर आ गया। अब आप सोचिए कि एकदम से पानी नाले के अंदर कितना था कि एकदम से अंदर आ गया। ऐसा तो था नहीं कि पानी पहले से वहां पे था। तो वहां पर जब चली उसकी परमिशन, जो आरपी सिंह साहब ने कहा कि परमिशन कोचिंग सेंटर की नहीं होनी चाहिए, परमिशन कोचिंग सेंटर की कभी थी नहीं सिंह साहब, स्टोरेज की है। अब कोई स्टोरेज की परमिशन लेके उसमें कोचिंग सेंटर चला देता है। अब बताइए, अब उसको एक एक घर को कवर करने के लिए जिन्होंने गलत करा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना। अब आप ये कह रहे हैं सिंह साहब जाके देखना था, आपने कहा मैंने चिट्ठियां लिखी, मैंने बारिश में, बताइए आपने कितनी चिट्ठियां लिखी? सड़क पर, एक सेकंड, कितने नाले हैं दिल्ली के अंदर राजेश जी? कितने नाले हैं, कितने नाले साफ किए आपने? आरपी सिंह जी रुक जाइए, मूल बात बता दीजिए। ठीक, राजेश जी, वो अब सवाल ही नहीं बचा। वो आप पूछ लेंगे नाले, वो बता देंगे हमने इतना काम कर लिया। हमें या आम लोगों को उससे लेना देना ही नहीं है। आपने क्या काम किया, कितने पैसे आपने पेपर में दिखा दिए कि हमने इन चीजों के लिए खर्च किए, लेकिन जमीन पर क्या हुआ है उससे हमें चिंता उसी बात की है। बेसमेंट में 12 फीट पानी भर जाता है राजेश जी, सड़क पर की बात नहीं हो रही है। अगर नाले साफ किए होते तो क्या ये स्थिति होती? आप ये मान सकते हैं कि 1 घंटे में सड़क के ऊपर इतना पानी भर जाए, उसके बाद बेसमेंट में भी पानी चला जाए और 12 फीट पानी भर जाए और 3 बच्चों की मौत हो जाए, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में? मान सकते हैं आप? ये आपने सब काम किया, नाला बढ़िया से साफ हो गया, फिर ये हो सकता है? जस्टिफाई नहीं कर रहा, नहीं, मैं नहीं करूंगा। नहीं हो सकता सर, मुझे आप ये बताइए ना, प्रत्यक्ष और प्रमाण क्या? आपने ये बोला ना, तो मैं जरा ये प्रत्यक्ष और प्रमाण समझना चाह रही हूँ सर। हाँ, आप पिताजी, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आरपी सिंह साहब की तरह नहीं कर पाऊंगा कि कोरोना में लोग मर जाएं, लाशें जल रही हो और ये कह दे लोग तो मरे ही नहीं, बड़ा अच्छा काम हुआ है। मैं कह रहा हूं 3 लोगों की मौत हुई है, जो भी इसके जिम्मेवार है उन पे तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी हूं, मैं क्या कह दूं, इसमें राजनीति करूं? मैं सिंह साहब की राजनीति नहीं करूं। ये कहिए कि आपने अपना काम नहीं किया, आप ये कहिए कि नालों की सफाई नहीं हो पाई, आप ये कहिए कि वहां पर बेसमेंट में स्टोर की जगह लाइब्रेरी चलता रहा और आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप ये कहिए सर। आप अगर उनकी तरह नहीं बनना चाहते तो डंके की चोट पर ये कहिए ना, नहीं कर पाए। मैं डंके की चोट पे एक बात कह रहा हूं, जो मैं देखिए, आप जानती हैं कि अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, जानते हैं। चीफ सेक्रेटरी को बार बार बोलने के बाद में आज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो भी जारी करी है, बार बार कहने के बावजूद कि नालों की हमें जांच नहीं देते हैं। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते सर, तो सरकार में रहने का क्या मतलब, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, मैं चर्चा में और मेहमानों को जोड़ूं, समझ रहे सर, आपके बस में कुछ है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि सब अधिकारी कैसे काम करते हैं आप जानती हैं, तो सरकार आप चला रहे हैं सर, कैसे सरकार चला रहे हैं? आप अधिकारियों पर डाल रहे हैं। ठीक है, हरिशंकर गुप्ता जी, एक आपसे भी रिएक्शन, और जगदीश जी, और उसके बाद निपुण जी आ रही हूं मैं। इसके लिए किसको फांसी दी जाए, आप बताइए सर। जिनकी मौत होनी थी वो वैसे ही झूल गए, अब रहने दीजिए। अर्पिता जी, क्या सवाल पूछा आपने मुझसे? हरिशंकर जी, वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी कैसे काम करते हैं, वो काम ही नहीं कर पा रहे। सरकार में ऐसा सरकार क्या काम करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, वो तो बहुत कर रहे हैं, फिर भी यहाँ ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। तो अब वो पूछ रहे हैं किसको फांसी में चढ़ा दें? नहीं, देखिए, एक बात मैं साफ कह दूं आपको, अभी 2 साल से वह एमसीडी के अंदर आपकी सरकार है, 15 साल बीजेपी की सरकार थी। आरपी सिंह जी का तो स्टाइल ही यही है बात करने का, छाती ठोक के चैलेंज करके हर बात को करते हैं, जैसे कि इन्होंने जो है इनकी बात का पता नहीं राम लकीर है कि वो जो खींच दिया उसके ऊपर आगे पीछे चलते नहीं है। भाई, नाले के बिल्कुल बगल में इतना खोद के वो बेसमेंट बना हुआ है, नाले की दीवार के साथ में, नाले के प्रेशर से दीवार फटी है और बेसमेंट के अंदर पानी गया है। ये तो एमसीडी के लोगों को, चाहे वो बिल्डिंग अगर आज बननी शुरू हुई है तो 3 साल में बनेगी, 2 साल में एमसीडी की सरकार, उसके पहले तो वहां बीजेपी की सरकार थी। अगर अधिकारियों ने उसको पास किया है, अनदेखा किया है, तो उन अधिकारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते अब तक? आप बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर दिया, कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया, अफसरों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जिस समय जिनके चार्ज में वो एरिया था, उस समय 4 साल पहले बिल्डिंग बननी शुरू हुई होगी, आज तो बिल्डिंग 1 दिन में तो बन नहीं जाती है। तो प्रशासन और मालिक उस बिल्डिंग का दोनों जिम्मेदार हैं। नालों की सफाई तो ना आज हुई है, आज किसने किया है, ना 10 साल पहले किसने करता था कोई। हर साल बीजेपी के राज में भी यही कहानी होती थी, यही रोना होता था कि नालों की सफाई नहीं हुई है, और आरपी सिंह की छाती ठोक कर कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं। ये सारी सियासत हम अगर किनारे रख दें कि 15 सालों में क्या हुआ, पिछले 2 सालों में क्या हुआ, क्योंकि आप पूर्व चेयरमैन रहे एमसीडी के, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या बेसिक समस्या क्या है दिल्ली के लिहाज से, क्यों यहाँ पर इतने पानी भर जाते हैं? और ये आपके लिए भी स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत था। दिल्ली मतलब देश की राजधानी में बेसमेंट में जहां बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं सर, पानी 12 फुट भर जाता है, 3 बच्चों की मौत हो जाती है।
ये क्या सिस्टम है और कौन इस सिस्टम का जिम्मेदार है? देखिए अर्पिता जी, ये दो अलग अलग विषय हैं। एक तो विषय है राजेंद्र नगर की स्पेसिफिक घटना का, और ये हरिशंकर जी जो बात कह रहे थे मैं उससे सहमत हूं कि बेसमेंट तो सबसे पहले बनती है, बिल्डिंग को बने हुए 3-4 साल की प्रक्रिया में है ये तो कहना पिछला काउंसलर बीजेपी का था अब इसका आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काउंसलरों की बिल्डिंग डिपार्टमेंट के आगे काउंसलर और विधायकों की कोई औकात नहीं है। जेई से लेकर ऊपर तक बिल्डिंग डिपार्टमेंट में लेन देन होता है और वो सारी प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक बात को सबके सब शोर तो मचाते हैं, बिल्डिंग बाय लॉज डीडीए प्रपोज करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है। बिल्डिंग बाय लॉज में जो 2021 का है उसमें ये प्रावधान ही नहीं है कि जो आपके ये जो कोचिंग सेंटर हैं वो रेजिडेंशियल में माने गए हैं, कॉमर्शियल में माने ही नहीं गए, उसमें बेसमेंट का प्रावधान है। तो पिछले आपके बिल्डिंग बाय लॉज में चेंजेस ही नहीं है। एमसीडी का काम है बिल्डिंग बाय लॉज को इंप्लीमेंट करना। वो अब ये इसमें विषय ये राजेंद्र नगर के केस में ये आया कि उसने नीचे लाइब्रेरी बना दी, बायोमेट्रिक लगा दिया साथ में। बायोमेट्रिक उसने इसलिए लगाया कि शायद अपना जो स्टाफ है और जो बच्चे हैं वो अंदर जाएं तो एंट्री हो जाए, और बायोमेट्रिक ही बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो गया। अब बेसमेंट है जमीन पर। दूसरी बात ये जो नाले साफ की और इसकी बहुत बात से आ रही है, आप ये बताओ कि अभी भारत मंडपम बना लेटेस्ट, और पुराना किला के आसपास एक वो बनी है, टनल बनी है। भारत मंडपम 2800 करोड़ का बना एनडीएमसी एरिया में, जहां कभी जाम नहीं होता था, वहां पानी कैसे पहले दिन ही भर गया। स्थिति ये है कि दिल्ली इस बात को समझने के लिए आरोप प्रत्यारोप से ऊपर हटना पड़ेगा। एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेटर तो एलजी है। एलजी ने आज क्या स्टेटमेंट, एलजी का ट्वीट सिर्फ दुर्घटना को कंडेम करने के लिए आया है ना। एलजी ने कौन सा चार्ज लिया है? अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते थे मैं दिल्ली का मालिक हूं, तो अरविंद भी तो एलजी भी तो कहते थे मैं दिल्ली सरकार हूं। तो आज तो दोनों नहीं बोल रहे क्योंकि दुर्घटना हो गई है। ये बात ठीक है कि उसके लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल वहां का मकान मालिक है, जो बिल्डिंग का मालिक है वो है, लेकिन जो वहां का जेई बिल्डिंग है उसने जब उसका मिसयूज हो रहा था तो मिसयूज के बारे में उसने क्यों नहीं कार्रवाई करी, क्यों नहीं सील करी उसको। अभी इसमें केस दर्ज भी हो गया तो होगा क्या, मिसयूज ही तो लगेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बहुत शॉर्ट में। 2010 में ललिता पार्क में ये बेसमेंट के कारण ही पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, 71 लोग मर गए थे। 71 यहां 3 हुआ, 71 लोग बेसमेंट के कारण मर गए। हमने बहुत कुछ कराया, हम एमसीडी में थे उस समय, लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि उसकी जांच हुई। मैंने उस समय एमसीडी ने आरोप लगाया दिल्ली सरकार पे, दिल्ली सरकार ने, एमसीडी ने, फिर भी हमने एमसीडी के 5 ऑफिसर जो है सस्पेंड कराए। लेकिन 8 साल तक जांच करने के बाद कार्रवाई के नाम पर यह हुआ, जो उस समय जेई था जो रिटायर हो चुका था उस पर केवल 21,000 रुपए का जुर्माना लगाकर खत्म कर दिया गया मामला। 71 लोगों की हत्या 21,000 के जुर्माने के साथ खत्म हो गई। बहुत सारी सच्चाई सामने रख दी है, कैसे ही सब कुछ चल रहा है वो आपने सामने रख दिया है। निपुण जी से भी मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं क्योंकि समय थोड़ा कम है मेरे पास। निपुण जी, जिस तरह ये पूरा कोचिंग सेंटर चल रहा है, या बेसमेंट में ही या बायोमेट्रिक लगा लेते हैं ताकि वहां गेट भी देखिए बंद, जिसकी वजह से बच्चे नहीं निकल पाए, इस तरीके का जो ये पूरा ये सब जो चल रहा है इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार देखते हैं? और एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले की अपनी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप इतने पैसे लेते हैं, आप महंगे यहाँ पर आपके पढ़ाई के पैसे हैं, लेकिन आप इंतजाम इतना, जिंदगियां सस्ती हो रखी हैं यहाँ। अर्पिता जी, आपके प्रश्न बहुत वाजिब प्रश्न है और मेरा मन बहुत द्रविड़ है रात से ही, और मैं बड़ा परेशान हूं इन बातों को लेकर। और जब मैं इस डिबेट को सुन रहा था तो मैं बड़ा आश्चर्य मुझे हो रहा था कि किस प्रकार से पार्टी अपनी पॉलिटिक्स को करना शुरू कर दे रही है। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा कि जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो कोचिंग की हम बात करें, सरकार की बात करें, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब राजेश गुप्ता जी ये कहते हैं कि अधिकारी हमारे सुनते नहीं है, दुर्गेश पाठक जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, अभी उन्होंने कहा कि हमने 20 दिन पहले बोर्ड के डायरेक्टर से मिला और मिलने के बाद भी मैंने उनको कार्रवाई के लिए कहा। शैली ओबराय जी क्या कह रही है कि हमने 3-4 दिन पहले ही चिट्ठी लिख दी थी। केवल चिट्ठी लिख देना या मिल लेना। दुर्गेश पाठक जी एक चैनल पर ये कह रहे थे कि हमने तो जाकर क्या किया, वहां पर जो पार्किंग की अनुमति थी वहां पर उन्होंने कोचिंग सेंटर कैसे खोला, लाइब्रेरी कैसे चलाई। अगर वहां पर लाइब्रेरी भी चलती है, वहां पर आपका पार्किंग भी होती है, तो पार्किंग में अनुमति दे देंगे पानी को इस प्रकार से आने की। क्या पार्किंग में बच्चे नहीं मारे जाते? वहां पे स्कूटी होती, बाइक होती, बच्चों की बाइक की कारें होती, उनमें भी तो बच्चे मारे जा सकते थे, मुझे लगता है। और दूसरी बात कि जब आप ये कहते हैं कि अधिकारियों की जिम्मेदारी थी,
जनता ने वोट राजनीतिक कार्यपालिका को देती है, प्रशासनिक कार्यपालिका को नहीं देती है। अगर प्रशासनिक कार्यपालिका से मैनेज नहीं होती है तो उनको तत्काल रिजाइन कर देना चाहिए। इनको नहीं कह देना चाहिए हम नहीं चला सकते दिल्ली को। और दूसरे कह रहे हैं कि आप दिल्ली का पूरा प्रशासन बिगड़ गया है, दिल्ली का पूरा शहर बिगड़ गया, मुंबई की बात। अरे भाई, अब दिल्ली की बात आपसे पूछ रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी बताइए ना। आप चाला मोटरी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बच्चे मर गए कि हम जिम्मेदारी क्या लें, हम लेंगे प्रशासनिक अधिकारियों की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे। मैं 2006 से अर्पिता जी हूँ इस मार्केट के अंदर, और 2006 में एक एस्पिरेंट बनकर आया था। मैं मुखर्जी नगर में पढ़ता था, राजेंद्र नगर क्लास करने भी मैं जाता था। हाँ। जब से पानी भर रहा है, लेकिन कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। 5-6 दिन पहले घटना हुई थी, एक बच्चा मारा गया जिसको गेट पर करंट लगा। बिल्कुल, देखिए जब कुछ अच्छा हो जाता है तो सीना ठोक के हर दल सामने आकर उसका क्रेडिट लेने की शुरुआत कर देता है कि ये हमने बनवाया, ये हमारी उपलब्धि है। लेकिन जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हर इंसान एक दूसरे को टोपी पहनाने का काम करता रहता है, और हर समय हर घटना में हम कुछ ऐसा ही देखते हैं, और इस बात भी हम ऐसा ही देख रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कौन लेगा जिम्मेदारी इन 3 बच्चों की मौत की, जिनके सपने चकनाचूर हुए।